नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 40 बेहतरीन प्रश्नों की जो क्लास हम चला रहे हैं उसका भाग 5 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो सेशन है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 40 प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट है और पिछली क्लास में मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो हमारे थे उनको बताया हुआ था। तो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो आप याद रखिएगा नरौरा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नरौरा है यह आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो यह आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अर्जेंटीना में अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटागोनिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है यह शीतोष्ण मरुस्थल की कैटेगरी में आता है। तो यह आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। तथा यह जो अर्जेंटीना है किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह एक देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में ही यह पेंटागोनिया मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह चीन में है। इसे भी आप याद रखिएगा, तकला मकान मरुस्थल चीन में है। सहारा मरुस्थल आपको मिलेगा अफ्रीका में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका में है। वहीं दस्त ए लूट मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा ईरान में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, माई कंट्री माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी की जो है आत्मकथा का क्या नाम है, तो माई कंट्री माई लाइफ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। त्योहारों का नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। कौन सा शहर त्योहारों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदुरै। तमिलनाडु का यह एक सिटी है मदुरै। इसको जो है तमिलनाडु का यह शहर जो है इसको त्योहारों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, मदुरै। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण किसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी रिवर को, गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी। तथा यह जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो त्र्यंबकेश्वर। आप याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर नासिक में एक जगह है, यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। फैक्ट आप याद रखिएगा, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गोदावरी की, तो पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, वर्धा, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, मानेर, मंजीरा, प्रवरा और सबरी, ये सभी जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इनको आप याद रखिएगा। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, और इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। यह जगह आपको देखने मिलेगी महाराष्ट्र के नासिक में, यहीं से जो है गोदावरी नदी निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनका संबंध किस अनुच्छेद से है, किस आर्टिकल से है, वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो उपाधियों का जो अंत है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद यहाँ पे 17 दिया गया है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 में आपका उपाधियों का अंत नहीं है, बल्कि अस्पृश्यता का अंत है।
अनटचेबिलिटी को जो ख़त्म किया गया है उसका जो प्रावधान है वह आर्टिकल 17 में देखने को मिलता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन गलत दिया गया है तथा सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। अस्पृश्यता का अंत आपका 17 में है, वहीं उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में दिया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान किया गया है यह आर्टिकल 19 में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ पर किया गया है तो आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है। वहीं आर्टिकल डी आपका यहाँ पे सुमेलित है। शिक्षा का जो अधिकार है यह आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है, यह एक मौलिक अधिकार है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जगह दी गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। चारों के आर्टिकल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। उपाधियों का अंत आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 18 में, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है अनुच्छेद 14 में, और शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूंजी बाजार से क्या आशय होता है। यहाँ पे पूंजी बाजार की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजी बाजार से मतलब होता है शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस फेमस बुक को लिखा गया है पॉल एंथनी सैमुअल्सन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक था इसको किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो पहला अंक इसका उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। आप याद कर लीजिएगा, पहला अंक जो था गदर पत्रिका का यह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होती है, उस डेट को आपको बताना है जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वह न्यूनतम होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को होती है। कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, तो यह जो घटना होती है इसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर इसको कहा जाता है। वहीं सूर्य की पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी होती है वह 4 जुलाई को होती है। तो इस घटना को हम अपसौर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। अपसौर क्या होता है, तो अपसौर हम बोलते हैं सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी वाली घटना को, जो कि 4 जुलाई को होती है। वहीं उपसौर हम बोलते हैं जब सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। मोगादिशु के बारे में यहाँ पे बात हो रही कि यह जो है किस देश की राजधानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं देश और राजधानियों के, मेनली आपके रेलवे भर्ती परीक्षाओं में और एसएससी के एग्जाम्स में देश और राजधानियाँ काफ़ी कॉमन हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो मोगादिशु जो है किस देश की राजधानी है, तो आप याद रखिएगा सोमालिया। सोमालिया की जो कैपिटल है, सोमालिया की जो राजधानी है वह मोगादिशु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं यमन। यमन देश की राजधानी का क्या नाम है, साना। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। यमन देश की राजधानी आपकी साना हो जाएगी। इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो आदिस अबाबा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आदिस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है। वहीं कतर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कतर की राजधानी हो जाएगी आपकी दोहा। तो चारों देशों की राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। यमन की साना हो जाएगी, इथियोपिया की आदिस अबाबा हो जाएगी, कतर की दोहा हो जाएगी और सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगादिशु। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1917 में जो है यह सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बिहार के जो है चंपारण में यह जो है सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा नील की खेती के विरोध में। तो आप इसे याद रखिएगा। इसको हम
तीन कटिया प्रथा कहते हैं। तो तीन कटिया प्रथा के विरोध में जो है इस सत्याग्रह को बिहार में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में हम व्यापकत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यापकत का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापकत का सिद्धांत, या इसको आप बोल लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे हो जाएगा। तो यह डलहौजी के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, लाया गया था व्यापकत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं सहायक संधि की जो शुरुआत है वेलेजली की तरह की गई थी, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, वेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि की शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, राज्यपाल जो है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है, कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, टार्टरिक एसिड यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी एक ही जगह पर मैंने अपलोड कर दिया है कि प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है, इसको आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है हर प्रकार की परीक्षा, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हो, उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी और बिच्छू के डंक में आपका मैथेनॉइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में यहाँ पे होगा सेब, तो सेब में आपका मैलिक एसिड यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मांसपेशियों में थकान का जो अनुभव होता है इसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल का संचय। तो हमारे शरीर में जब लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इस कारण से मांसपेशियों में हमको थकान का अनुभव होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्राकृतिक स्रोत और उनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा हर प्रकार की परीक्षाओं बनते हैं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे भर्ती परीक्षा में भी इस साल आपके यह प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और फीफा का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है फीफा का मुख्यालय। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में फीफा का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोबर गैस प्रणाली की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो आविष्कार है यह किया गया था एस.वी. देसाई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एस.वी. देसाई। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है, या वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है, या वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है, या वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। तो किस प्रकार का चित्र बनता है रेटिना पर, तो आप याद रखिएगा, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वस्तु से छोटा तथा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है बच्चों में, यह किस बीमारी में प्रभावशाली नहीं होता है, यानी कि किस बीमारी में यह कारगर नहीं होता है डीपीटी का टीका, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो मेनली डीपीटी का टीका लगाया जाता है यह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यह पोलियो के लिए कारगर नहीं होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पोलियो में यह काम नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा, पोलियो की आपकी अलग से वैक्सीन ही लगाई जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो डीपीटी का जो टीका होता है यह 3 बीमारियों में प्रभावशाली होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा।
चूहे के विष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चूहा का विष होता है यह कौन सा है, इसमें से कहा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जो जिंक फास्फाइड है, जिंक फास्फाइड को हम चूहे का विष कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड को जो है चूहे का विष भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, जो पायरेथ्रम होती है यह एक मच्छर प्रतिकर्षी दवा होती है। आप याद रखिएगा, यह मच्छर प्रतिकर्षी होता है आपका पायरेथ्रम। वहीं एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है फायर प्रूफ कपड़ा। आप इसे याद रखिएगा, फायर प्रूफ कपड़ा आपका होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं इयोसिन आपकी लाल स्याही होती है। इयोसिन क्या होता है? तो इयोसिन आपका लाल स्याही का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जिंक फास्फाइड आपका चूहे का विष होता है। पायरेथ्रम आपका क्या होता है? तो पायरेथ्रम आपका मच्छर प्रतिकर्षी होता है। एल्युमिनियम सल्फेट आपका फायर प्रूफ कपड़ा होता है और इयोसिन लाल स्याही को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो आप याद रखिएगा, जाना पाव की जो पहाड़ियां हैं ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। जाना पाव की पहाड़ियां जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी, यहीं से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। सिंघावा पहाड़ी से आपकी महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है सिंघावा पहाड़ी से जो है किसका उद्गम होता है? तो महानदी का उद्गम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण चक्र जो है राजस्थान में ही पूरा करती है? यानी कि अपने संपूर्ण जीवन काल में जो है वह कौन सी नदी है जो केवल राजस्थान में ही बहती है? तो आप याद रखिएगा, बनास रिवर, बनास नदी जो है सिर्फ राजस्थान में ही बहने वाली नदी है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास रिवर यानी कि बनास नदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368। वहीं आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 352 यह क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आपका है, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड आपका है, नेशनल इमरजेंसी से आर्टिकल 352। वहीं आर्टिकल 356 का संबंध है स्टेट इमरजेंसी से, यानी कि राष्ट्रपति शासन भी इसको हम बोलते हैं। तो राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तथा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो प्रावधान था यह दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अब यह प्रभावी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, तो अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? तो यह जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, अनुच्छेद 370। तो मैंने चारों आर्टिकल के बारे में बता दिया है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, आर्टिकल 370 जो कि अब प्रभाव नहीं है, यह जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था। वहीं अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी से भी जानते हैं, यानी कि राज्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रीन मफलर टेक्नोलॉजी का जो संबंध है किससे हो जाएगा? तो जो यह तकनीक है ग्रीन मफलर की, इसके अंतर्गत जो है हरे पौधे लगाए जाते हैं। तो आप इसे याद देखिए, किस लिए लगाए जाते हैं? तो ग्रीन जो ध्वनि प्रदूषण उसको कंट्रोल करने के लिए। आप याद देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है हरे पौधे लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ग्रीन मफलर के अंतर्गत तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है?
तो आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं 25 दिसंबर, यह जो है किसकी जयंती होती है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर जयंती होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है भारत में, उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 31 अक्टूबर का जो दिन होता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा 23 सितंबर का दिन आपको नहीं भूलना है, क्योंकि पहली बार भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, क्योंकि 23 सितंबर के दिन ही जो हमारा चंद्रयान 3 था वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, जिस कारण से 23 अगस्त का जो दिन है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। तथा पहली बार जो है 23 अगस्त 2024 को यह दिन मनाया गया है, जिस कारण से यह न्यूज में है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अर्थ डे है, जो पृथ्वी दिवस है, यह मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 अप्रैल को। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं 24 अप्रैल को क्या होता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसे आप याद देखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो होता है यह आपका 24 अप्रैल को होता है। वहीं 21 अप्रैल को क्या होता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा जो दिवस होता है यह आपका 21 अप्रैल को होता है। तो तीनों आपको याद रखना है। कौन सा स्टेट या चैनल जो है ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है? इसमें से कौन सा स्टेट या चैनल है जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश चैनल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद पाक स्टेट किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्टेट, इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मीरा कुमार निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की स्पीकर थी? एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर कौन थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ये किस क्रम की थी? तो ये जो है 15वें नंबर की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ये किस क्रम की लोकसभा स्पीकर थी, तो ये 15वें नंबर की लोकसभा स्पीकर थी। इसके साथ ही ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर भी बनी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है इरडई। तो इसे आप याद रखिएगा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और यह जो है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है इरडई। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, और यह कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही है। माले जो है किस देश की राजधानी है? तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव की। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक है? आपसे पूछा जा रहा है, यमुना की सहायक नदी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से तीनों ही नदियां यमुना की सहायक हैं। चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां क्या हैं? तो यमुना की सहायक हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे जो हैं किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आप याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल होती हैं, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके दौरान आप एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो भूकंप के दौरान पी तरंगे उठती हैं, भूकंप के दौरान जो पी प्रकार की तरंगे निकलती हैं,
तो पी तरंगे जो भूकंप के दौरान निकलते हैं कि जो भूकंपी तरंगे होती हैं पी तरंगे, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये दोनों ही आपकी अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, तो जैसे जलीय तरंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जलीय तरंगे जितनी भी होती हैं, जितनी भी आपकी पृष्ठीय तरंगे होती हैं, इसके अलावा जो भूकंपी तरंग यस तरंग होती है, यस तरंगे, तो ये भूकंपी तरंगे जो यस प्रकार की होती हैं वो हो गई। इसके अलावा पृष्ठीय तरंगे, इसके अलावा जलीय तरंगे, ये सभी आपकी अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल हैं। वहीं जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये आपकी एक ध्वनि तरंग हो गई और एक आपकी पी तरंगे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जो ध्वनि तरंग है ये किसका एग्जाम्पल है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले इनमें से किसने स्वराज शब्द का उपयोग किया था। स्वराज शब्द का जो उपयोग है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। तथा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का जो नारा था यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। प्रतिरोध की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रतिरोध को हम किस उपकरण की सहायता से मापते हैं, तो ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम मीटर की सहायता से प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किन के साथ मिस्र इंद्रधनुष का संबंध है, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के तरह, यह किस उद्देश्य से किया गया था, तो कंप्लीट टीकाकरण, यानी कि टीकाकरण करने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में पहली बार जो है मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था। इसका जो पहला चरण था यह 2014 में लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या था, टीकाकरण करना, वैक्सीनेशन करना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और जो ड्राई आइस होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, किसकी बनी होती है, तो ड्राई आइस जो है बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क गैस, यानी कि आपकी ड्राई आइस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो सामान्य अध्ययन के बेहतरीन प्रश्नों की जो क्लास थी उसका जो पार्ट 5 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको हमने अपडेट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक ही जगह पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।